नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। आज दोस्तों विश्व रेडियो दिवस। इस बार की यूनाइटेड नेशंस ने जो थीम दी है वो है क्लाइमेट चेंज और रेडियो क्या भूमिका अदा कर सकता है रेडियो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में। एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत जरूरी थीम है। जिस तरह की धरती को हमने आज बना दिया है तो ऐसे सवालों पर लगातार बात करना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ बहुत ही एक महत्वपूर्ण शख्सियत जुड़े हैं। नितिन जी हमारे साथ मौजूद हैं WWF से, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। बहुत पुरानी संस्था है दुनिया की जो कि बायोडायवर्सिटी को लेकर, वन्यजीव संरक्षण को लेकर, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर काम कर रही है। तो इस संस्था के निदेशक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जो कि नदियों और तालाबों के संरक्षण को लेकर पिछले 23 सालों से काम कर रहे हैं और 15 साल आपको WWF में हो चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेडियो स्टेशन के तमाम श्रोताओं के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोताओं को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं उनको आगे बढ़ाते रहें। और कम्युनिटी रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम है आज के जमाने में लोगों से जुड़ने का और लोगों तक पहुंचाने का और लोगों में जागरूकता पहुंचाने का। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा सा इसको सरल भाषा में, वैसे तो आज इतना कॉमन वर्ड्स हो गया है क्लाइमेट चेंज की, हर किसी की जुबान पर है, लेकिन थोड़ा सा इसको सरल भाषा में हमारे श्रोताओं को समझाएं कि जलवायु परिवर्तन है क्या। जी, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम सरल भाषा में अगर बात करें तो अगर हम जिस तरह के सीजन को देखते हैं, सर्दी गर्मी बरसात को मैं बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से करता हूँ। उसमें जैसे सीजन में जो चेंजेस आते हैं, सर्दियों के समय में ज्यादा सर्दी नहीं होना, बरसात में कम बारिश होना। अच्छा, कम बारिश होने का जो असर है खाली बरसात तक ही सीमित नहीं है, वो हमारे जो जल स्रोत हैं उन तक भी संबंधित है। बर्फ का तेजी से पिघलना, जल्दी से पिघलना, जो पहले जिस मात्रा में और जिस रेशियो में पिघलती थी उसका बढ़ जाना, उसमें स्पीड अप हो जाना पूरे प्रोसेस को, वो क्लाइमेट चेंज से आप उसको लिंक कर सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज जो है ये खाली इंसान पे ही नहीं, ये हर चीज पे प्रभाव डालता है। ये हमारे वन्य जीव जंतु हैं उन पे प्रभाव डालता है। ये जो नदियों में जो हमारे लाइफ हैं, जो मछलियां हैं, जो जानवर निर्भर करते हैं नदियों पे, उनके ऊपर प्रभाव डालता है। साथ ही साथ इंसानों पे और हमारी जितनी भी आजीविका या हमारे संबंधित जितने भी रोजगार हैं उन पे भी काफी हद तक प्रभाव डालता है। तो जलवायु परिवर्तन जो है उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो हो रही है, लेकिन इम्पैक्ट चूंकि सबके ऊपर हो रहा है तो हमें इसके बारे में विचार ये करना है कि एक तो इसकी जो गति है उसको हम कम करने की तरफ काम करें, और दूसरा जब ये हो रहा है तो उसमें हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट हो वो उससे हमें कम से कम असर पड़े। तो सर आप ये नदियों और तालाबों के संरक्षण को लेकर आपका स्पेशलाइजेशन इस पर है। कहा जाता है कि तमाम सारी जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही बसती आई हैं। पूरा सामाजिक सांस्कृतिक एक केंद्र होती हैं नदियां, तालाब, हमारे रिचुअल्स के साथ जुड़ी हुई हैं। तो क्या क्या काम इस वक्त पे WWF कर रहा है इन सब को लेकर? WWF जैसा कि आपने बताया वो फंड फॉर नेचर, विश्व प्रकृति निधि भारत, ये एक हालांकि वैश्विक संस्था है लेकिन भारत में हमारा अपना राष्ट्रीय ऑफिस है, नेशनल ऑफिस दिल्ली में स्थित है। और हमारे सारे जो कार्यक्रम हैं वो हमारे फील्ड ऑफिस होते हैं जगह जगह पे, वहां से संचालित किए जाते हैं। मैं यहाँ पर जैसा कि निदेशक जो हमारा फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, नदियां हुई, हमारे वेटलैंड हुए, तालाब हुए और जो ग्राउंड वाटर है, इनके संरक्षण के ऊपर हम कर रहे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं WWF जो है एक तरह से जो हमारे वन्य जीव हैं उनके संरक्षण का काम बहुत समय से चलता आ रहा है हम लोगों का। और जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन है, जो हमारे जो साफ पानी के स्रोतों का संरक्षण का काम है, वो काम हम लोगों का लगभग 15 से 16 साल पुराना है। अब इस काम में अगर आप देखें हम लोग क्या करते हैं, अच्छा हम अगर नदी या तालाब का संरक्षण क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये सवाल आता है। WWF चूंकि वो संस्था है जो वन्य जीव के संरक्षण पे काम करता है, तो सबसे पहले हमने यही देखा कि नदियों पे निर्भरता इन वन्य जीवों की है पूरी तरह से, चाहे पानी के पीने के लिए या उनके दिनचर्या में या उनके जीवन के अलग अलग फेजेस में नदियों का, तालाब अपना रोल रहा है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, डॉल्फिन की बात करूं, जलीय जीव जंतुओं की बात करूं, कछुओं की बात करूं मैं, या घड़ियाल की बात करूं, तो ये क्या है, ये अपनी लाइफ फेज के अलग अलग जो फेजेस हैं
वो पूरी तरह से उनके नदियों पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए नदियों, और दूसरा ये उनका पर्यावास है, वो रहते हैं, ये उनका हैबिटेट है, उनका घर है ये। अब जब ये उनका घर है तो अगर उनका घर अच्छा नहीं होगा तो इनके लिए वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे हम ही अपने घर को पूरा अस्त व्यस्त कर दें, तोड़ डालें और फिर कहेंगे अब इसमें रह लो तुम, तो जब हमारे लिए वो स्थिति मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सेम स्थिति है हमारे जलीय जीव जंतुओं के लिए। तो नदियों का संरक्षण इसलिए जरूरी है, इसलिए WWF ने सोचा कि काम हमारा चाहे वाटर रिसोर्सेज पर रहे, लेकिन हमारा जो मुख्य ध्येय है वो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, जो हमारे जलीय जीव जंतु हैं, इन और इनके पर्यावास का, इनके हैबिटेट का, इनके घर का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उस दिशा में हम लोगों ने काम शुरू किया और गंगा नदी में और गंगा नदी की नदियों में हम लोग 2006-07 से काम करते चले आ रहे हैं। उसके बाद रामगंगा नदी में, जो बल्कि आप लोगों के पड़ोस से ही होकर गुजरती है और मारचूला से होती हुई मुरादाबाद की तरफ को जाती है, तो इन नदियों पे हम लोगों का संरक्षण का काम चल रहा है। और इसमें कई तरह से हम लोग काम करते हैं। जैसे नदी पे साइंटिफिक स्टडी करते हुए इस बात का आंकलन करना कि नदी में प्रवाह कितना रहना चाहिए, अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह पे नदी में कितना प्रवाह बना रहना चाहिए, जिससे कि जो उसके अंदर लाइफ है, उसके अंदर जो मछलियां हैं, उसके अंदर जो घड़ियाल हैं, कछुए हैं, उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। अब जैसे आप जानते हैं, अगर आप डॉल्फिन की बात करें, डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलजीव है, भारत सरकार ने ये मान्यता दी है उसको। अब जब उसको ये मान्यता दी है तो अगर वो गंगा नदी में है तो गंगा नदी में एक रिक्वायर्ड डेप्थ मेंटेन अगर नहीं होगी, नदी की गहराई नहीं होगी एक रिक्वायर्ड डॉल्फिन के लिए, तो डॉल्फिन का वहां सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अब जब सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा तो फिर डॉल्फिन, आपका जो राष्ट्रीय जलीय, वो संकट में आ जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि जब आप नदियों का संरक्षण करें, तालाबों का संरक्षण करें, जल संसाधन का संरक्षण करें, तो वो अल्टीमेटली मैनकाइंड, मतलब इंसानों के साथ ही साथ वो इन लोगों के लिए भी जरूरी है, इन हमारे जलीय जीव जंतुओं के लिए भी जरूरी है। अब हम क्लाइमेट चेंज और नदी की अगर बात करें तो उसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे आप सभी जानते ही हैं कि क्लाइमेट चेंज जब हो रहा है तो हम ये देखते हैं कि ग्लेशियर मेल्ट होने की जो स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसका असर क्या होगा? असर ये होगा कि जो नदी में जो पानी ऊपर से बर्फ से पिघल के आ रहा है वो पहले तो कहीं रहेगा, लेकिन जब वो जहां बर्फ से आता था, अगर बर्फ खत्म होगी तो वो पानी घट जाएगा आपकी नदी में, ठीक। हमारी नदियां का क्या स्वरूप होता है? जैसे जल संसाधन की बात करें तो जल संसाधन मुख्य बिंदु आते हैं, एक नदी आती है, एक तालाब आते हैं, एक ग्राउंड वाटर आता है, एक भूजल आता है हमारा। और साथ ही साथ जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो हमारे जो स्प्रिंग हैं वो आते हैं उसमें। अब ये सभी जुड़े हुए हैं इस बात से कि हमारा टेम्परेचर जो है, जो तापमान है हमारा, वो कैसे घटता है या बढ़ता है, क्योंकि उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि नदी में क्या चलेगा। और दूसरी बात ये, जो हमारा वर्षा चक्र है, वर्षा चक्र भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेट चेंज से। ये आप लोग जानते हैं, आपने ये चीज सुनी समझी होगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि पहले जब बरसात होती थी तो 3 से 4 महीने लगातार बारिश थोड़ी थोड़ी लगी रहती थी। हमारा मिड जून से लेके अक्टूबर तक बारिश चली रहती थी थोड़ी। लेकिन अभी क्या होता है कि बारिश बहुत तेजी से होती है, बहुत थोड़े दिन के लिए होती है, और बरसात के 4 महीने में भी बहुत सारे दिन बिना बारिश के निकलते हैं हमारे। तो इसको आप एक चेंज के इंडिकेटर की तरह देख सकते हैं कि ये हमारा जो रेनफॉल पैटर्न है ये चेंज हुआ। अब इसके चेंज होने के क्या असर है मैं ये समझाता हूँ, तो उससे आप ये रिलेट कर पाएंगे कि क्लाइमेट चेंज मेरी जिंदगी पे क्या असर डाल रहा है। आपका रेनफॉल घटा, आपका रेनफॉल थोड़े से में बहुत ज्यादा रेनफॉल आपका हो गया, उससे क्या होगा कि वो जो पानी है वो सीधा भागता हुआ नदी में आएगा, नदी से होता हुआ सीधा बड़ी नदी में निकल जाएगा, बड़ी नदी से महासागर में चला जाएगा, ठीक। तो एक बार को तो वो बाढ़ ले आएगा पूरी, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी आ गया उसमें। लेकिन गर्मी के सीजन में ये जो पानी बहुत तेजी से निकल गया, ये बरसात का पानी जो तेजी से निकला है ये रिसाव करके ग्राउंड वाटर में नहीं जा पाया, तो ये हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर पाया उस तरह से जो हमारा थोड़ी बारिश होकर 4 महीने में किया करती थी। तो हमारे ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चले जाएंगे, भूजल स्तर हमारा नीचे चला जाएगा, हमें पानी जमीन से लेने में और मशक्कत करनी पड़ेगी, और हैवी और कॉस्टली मोटर और पंप वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मतलब हमारे जो इनपुट कॉस्ट है पानी के लेने की, वो हमारी बढ़ती चली जाएगी। दूसरी चीज, हम अगर हमारे लिए आप देखें, हमारे देश में नवंबर से लेके मई जून तक का महीना जो होता है वो समय हमारा बहुत कम बरसात का रहता है, और फिर पहले सर्दी और बाद में गर्मी आ जाती है। जब गर्मी आ जाती है तो पानी सूखने लगता है हमारे स्रोतों में, और अगर थोड़े से मैदानी इलाके में आप चले जाएं, मैं आपके क्षेत्र बात करूं तो अगर आप बरेली की तरफ चले जाते हैं और बरेली शाहजहांपुर की तरफ, तो आप देखेंगे कि गर्मियों में वहां तालाब सूखने लग जाते हैं।
क्यों सूखने लग जाते हैं कि एक तो नदी में हमारा अच्छे से प्रवाह नहीं चल पा रहा है, दूसरा ये कि हम ग्राउंड वाटर का इतना ज्यादा दोहन कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर जो है हमारा नदी को फीड नहीं कर रहा और हमारे वेटलैंड को भी फीड नहीं कर पा रहा, और वेटलैंड हमारे सूखे चले जा रहे हैं। तो वो जो तालाब है उनका सुधार होना बहुत जरूरी है। उनका सुधार होगा तो आपको पूरे साल भर लिए पानी है अपने लोकल क्षेत्र में ही उपलब्ध रहेगा, आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। आपको सरकार के पास इसलिए नहीं दौड़ना पड़ेगा कि आप मेरे को इस डैम से या उस नदी से पानी लाके नहर बना के, आपका तालाब आपके गांव में होगा, तालाब भरा रहेगा, तालाब से आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज रहेगा, तालाब से आपके मवेशी जो है उस पर निर्भर करते हैं वो रहेंगे, बच्चों का आना जाना, बच्चों का खेलना कूदना, तालाब के आसपास जो एक्टिविटीज होती रही है पास में वो सब बनी रहेंगी, अदरवाइज वो सब प्रॉब्लम में रहेगा। और ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो बिहेवियर है, जो हम लोगों का रोजमर्रा की दिनचर्या है, उससे काफी हद तक ये चीजें जुड़ी हुई हैं। जी, तो बहुत ही शानदार और सरल भाषा में आपने बता दिया। तालाबों का संरक्षण कैसे होता है? मतलब तालाबों में क्या पानी नेचुरल बारिश का पानी भरता है उसमें, या? अब देखिए तालाब का क्या होता है कि तालाब कई तरह से तालाबों को आप वर्णित कर सकते हैं। मैं मुख्यतः दो सरल तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूं तो दो बातें आती हैं। पहली बात ये वो तालाबों की हम बात करते हैं जो नदी के बिल्कुल आसपास के तालाब होते हैं। ये वो तालाब होते हैं जो बरसात में जब नदी खूब भर के चलती है तो ये इनके छोटे छोटे चैनल से पानी होता हुआ इन तालाबों में पहुंच जाता है और ये तालाबों को भर डालता है वो पानी। तो ये इनको हम लोग फ्लड प्लेन वेटलैंड बोलते हैं। जो नदी के अपने जो क्षेत्र में जो तालाब हैं वहां के तालाब, इनको हम फ्लड प्लेन वेटलैंड बोलते हैं। इनका भरना इसी बात पे निर्भर करता है कि बरसात में कितना अच्छा पानी आया हमारी नदी। अगर बरसात में बहुत अच्छा पानी नहीं आएगा और पानी इन तालाबों तक नहीं पहुंच पाएगा तो इन तालाबों का भरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक चीज ये। दूसरे तालाब उस श्रेणी में आते हैं जो हमारे गांव में या मतलब कहीं भी आप देखेंगे जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, जो थोड़े निचले क्षेत्र होते हैं अपेक्षाकृत बाकी गांव के एरिया के मुकाबले। वो निचले क्षेत्र में आसपास के छोटे छोटे नालों से होता हुआ पानी उन तालाबों में पहुंचता है। उनको हम लोग इनलेट चैनल बोलते हैं। वो इनलेट चैनल जो है अभी खैर हम अगर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन शहरों में तो जो इनलेट चैनल है छोटे छोटे तालाबों के वो खत्म ही कर डाले हैं हमने। कहीं हम लोगों ने बिल्डिंग्स बना दी हैं, कहीं हमने रोड्स बना दिए हैं। तो उससे क्या होता है कि इनलेट चैनल से जो पानी होता हुआ हमारे तालाब को आना था हमने चैनल खत्म कर दिया, तालाब का भरण कहाँ से होगा फिर हमारा। तो वो चैलेंज है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो इनलेट चैनल हैं उनको जो इशू वो फेस करते हैं वो एग्रीकल्चर का फेस करते हैं। जैसे हमने अभी खेती हम कहीं कर रहे हैं, हमें खाली जमीन नजर आ गई, हमने उसको जोत लिया, तो हमने इनलेट चैनल का तो ध्यान रखा नहीं, हमने उसको निपटा दिया और हमने बेसिकली उस जमीन को अपने खेती के मकसद में ले लिया। लेकिन उससे आपका कितना और आपके साथी लोगों का कितना बड़ा नुकसान है ये समझने की जरूरत है। उस चैनल को हमें बनाए रखना है ताकि वो लो लाइंग एरिया की तरफ जब भी कभी बरसात होती है तो लो लाइंग की तरफ वो चैनल के होते माध्यम से वो पानी जो है आपके तालाब में आ जाए और वो उस तालाब में पानी भरे। अब जब उस तालाब में पानी भरेगा तो वो पानी क्या करेगा? वो पानी जो है वो आपके जो आसपास का भूजल स्तर है उसको मेंटेन करेगा, उसको वो वहां तक पानी पहुंचाएगा और उस जल स्तर को नीचे नहीं जाने देगा और ज्यादा, उसको मेंटेन करके रखेगा। तो ये तालाब और भूजल स्तर इन दोनों का बहुत गहरा नाता है। ये दोनों एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। तो तालाबों को मेंटेन करना आप सिर्फ तालाब के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने भूजल स्तर को भी बनाए रखने के लिए करते हैं। तो ये ड्यूअल पर्पस हमारे लिए सर्व करता है, इसलिए ये जरूरी है। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये कि जो हम भूजल का दोहन करते हैं, अब भारत आप जानते हैं कृषि प्रधान देश है और हमारा अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा जीडीपी है उसका 18% एग्रीकल्चर से आता है। और ये जो 18% एग्रीकल्चर से आता है इसके साथ ही साथ आपको ये भी समझने की जरूरत होगी कि हम 75 से 80% जो हमारा साफ पानी है, फ्रेश वाटर जो है, वो हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं अपने देश में। अब ऐसे में जो 75 से 80% पानी हम लोग सिंचाई में इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा मतलब क्वांटम है जो हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं। तो इसको लेकर हम लोगों को सोचना चाहिए और हमारे किसानों के साथ काफी कार्यक्रम भी चल रहे हैं। आज की तारीख में हम लोग लगभग 2 लाख किसानों के साथ उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में काम कर रहे हैं और मकसद यही है कि उनकी जो डिमांड है सिंचाई के लिए, जो उनकी जरूरत है, उसको हम घटाएं और वो वही फसल लें जो पहले लेते थे।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि कम पानी में उसी पैदावार को लें या बेहतर पैदावार को लें और वो बचे हुए पानी को हम आसपास के तालाबों में या नदियों में पहुंचाएं। उससे क्या है कि नदियां पुनर्जीवित होंगी। अब ये छोटी नदियां जो हैं ये पुनर्जीवित होंगी तो ये उसी पानी को ले जाके बड़ी नदियों में डालेंगी, बड़ी नदियों से वो हमारी गंगा, रामगंगा जैसी नदियों में पहुंचेगा और उन नदियों का जो हम लोग गंगा रिजुविनेशन की बात करते हैं तो हमारे लिए ट्रिब्यूटरी यानी कि जो सहायक नदी है उसका उद्धार होना बहुत जरूरी है। तो WWF आज की तारीख में काफी फोकस कर रहा है इसके ऊपर, गंगा की, रामगंगा की ट्रिब्यूटरीज को मतलब काम में लेते हुए उनके ऊपर काफी इस तरह की एक्टिविटीज को कर रहे हैं। तो उससे ये हम लोग मान के चलते हैं कि अगर हमने सहायक नदियों का सुधार कर लिया तो हम बड़ी नदी का भी सुधार कर पा रहे हैं। इस तर्ज पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी, तो सर ये बड़े टास्क लग रहे हैं, नीतिगत मामले भी हैं, क्या समुदाय के हाथ में भी कुछ है? क्या समुदाय को किस तरह से इनके लिए काम करना है? समाज जो है, समाज का जो वर्ग है हमारा, जो नदियों के किनारे रहता है और जो तालाबों के किनारे रहता है और जो, अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं चाहे इस वक्त दिल्ली में बैठा हूं लेकिन मैं भी यमुना के किनारे बैठा हुआ हूं, तो मेरी भी किसी न किसी रूप में एक तरह से निर्भरता है यमुना के ऊपर। आप हल्द्वानी में रह रहे हैं या आप किसी और शहर में रह रहे हैं, आप भी किसी न किसी रूप में अपने आसपास की नदी से जुड़े हुए हैं। चाहे आप सीधा सीधा उसके पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आपके कुछ कल्चरल रिचुअल्स होंगे, आपके कुछ लोग, जो हमारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं पुराने समय की, जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो नदियों के किनारे होते हैं, तो वो निर्भरता हमारी बनी है, उसके लिए हम लोग जाते हैं नदियों के किनारे। तो लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन नदियों का रखरखाव हम लोग बेहतर कर सके। ये तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि आप पूरी नदी को एक आदमी कैसे सुधार सकता है जो उसके पास रहता है, वो बिल्कुल समझने वाली बात है और इसीलिए सरकार के बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन आप एक सिटीजन, एक नागरिक होने के नाते क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 2-3 चीजें हैं। पहली बात ये कि सबसे पहले तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि जो नदी या तालाब हमारे क्षेत्र में है इसका हेल्थ कैसा है, इसका स्वास्थ्य कैसा है। जैसे हम लोग एक मुहिम चलाते हैं रिवर हेल्थ असेसमेंट की, नदी स्वास्थ्य परीक्षण, इसी तरह तालाब स्वास्थ्य परीक्षण, उसका एक पूरा फॉर्मेट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि नदियों को या हमारे तालाब को किस चीजों से खतरा है, क्या क्या थ्रेट है, उनका हम आंकलन करते हैं, उसकी समझ रखते हैं और उसको हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर उसके बाद में यही लोग आपस में समूह बनाते हैं जिनको हम लोगों ने रामगंगा मित्र या गंगा मित्र या नदी मित्र या तालाब मित्र का हमने नाम दिया हुआ है। और ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप आपस में क्या करते हैं, एक तो ये हेल्थ असेसमेंट करते हैं अपने जल स्रोत का, उसके बाद में उसकी फिर ये लोग रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं कि मेरे क्षेत्र में ये जो नदी है इसकी कैसी स्थिति है। और वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप जाके अपने जिला प्रशासन को या ब्लॉक प्रशासन को या तहसील में अपने अधिकारी लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है, नदी में, तालाब में ये दिक्कत है, आप लोग इसमें सुधार करने के लिए हमारा सहयोग करें। तो ये तो जहां पर विभागीय स्तर पे आपको सहयोग मिल सकता है। हम एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, एक तो ये कि हम अपनी जो पानी की जो मांग है और जो खपत है हमारी पानी की रोजमर्रा जिंदगी में, उसको हम कैसे घटा सकते हैं, हमें उस पर सोचने की जरूरत होगी। जैसे हम लोग देखें, हम लोग एक मुहिम चलाते हैं वाटर फुटप्रिंट कैंपेन करके। उसका मकसद यही है कि उसमें हम ये करते हैं, शहरों की बात करूं मैं तो पहले हम ये समझते हैं कि एक हाउस होल्ड लेवल पे, एक घर के स्तर पे पानी की कितनी खपत हो रही है, किन किन चीजों में पानी का इस्तेमाल हो रहा है। फिर हम उसमें से ये ढूंढते हैं उन्हीं लोगों के साथ मिलके जो उस घर में रहते हैं कि आपके कौन कौन से एरिया हैं जहां पे हम पानी घटा सकते हैं, जो खपत आप आज कर रहे हैं उन एरिया को हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उनको समझाते हैं कि ये पानी जो आप अगर 1000 लीटर इस्तेमाल कर रहे हैं एक दिन में, इसको आप 700 या 600 लीटर तक ला सकते हैं ABCD चीजें करके। फिर उनको उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वो अगर प्रोत्साहित होते हैं, वो अगर उसको करते हैं, तो उसके बाद में फिर बड़े किसी कार्यक्रम में इस तरह के जो वाटर चैंपियन होते हैं हमारे, इस तरह के जो हमारे लोग होते हैं, इनको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इनको रिकॉग्नाइज करते हैं उसमें। तो अब अगर मैं बात करूं गांव में रहने वाले लोगों को, खेती कर रहे हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, किसानी में हैं, उनको ये देखना है कि कम पानी में कैसे बेहतर पैदावार हम कर सकते हैं। उसके हजारों हजार तरीके हैं, वो आपके लोकल कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लोग बता सकते हैं, यूनिवर्सिटीज हैं वो बता सकती हैं, और कई माध्यम है जिनसे उनको पता चल सकता है। शहर की अगर बात करें तो रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग पानी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले हम खुद ही इसका आंकलन करें कि मेरे घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य, एक सदस्य सुबह से रात तक कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है और कहाँ कहाँ इसको घटाने की मतलब संभावना है। वो संभावना जब आपने समझ ली तो आप खुद ही घटाने लगेंगे उसको। ये बात बहुत
जरूरी है हमारे बच्चों को समझने के लिए कि उनको सबसे पहले ये पूछें कि पानी जो आप टैप में देख रहे हैं, नल में देख रहे हैं, ये पानी आ कहाँ से रहा है, उससे ये पूछें और उसको जोड़े इस बात से कि ये जो पानी है ये या तो भूजल से आ रहा है या ये जो नदी है इससे आ रहा है। और ये नदी जैसे आज तुम देख पा रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि आने वाली जो आपकी जनरेशन है वो भी देख लें, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप इसका रखरखाव करने में सरकारों का, समाज का सहयोग करें। तो ये जो चीज है ये मेरे हिसाब से बच्चों से शुरू करने की जरूरत है, यूथ से शुरू करने की जरूरत है। और ये जो बिहेवियर चेंज है ना, जी जी बिल्कुल, बिहेवियर चेंज जो जितना आसानी से उन बच्चों में आ पाएगा ना, उतनी आसानी से बड़ों में नहीं आ पाएगा। और सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि जो नई जनरेशन है वही टैप खुला छोड़ना या बिल्कुल बिल्कुल, ये रियलाइजेशन करानी हमारे लिए बहुत जरूरी है उनके लिए और उनको ये नहीं बताना हमें कि ये पानी ठीक है, सरकार ने आपको टैप वाटर सप्लाई दे दी है तो यानी इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसको आप अब्यूज कर सकते हैं, ये आपके इस्तेमाल के लिए है खाली। और ये बहुत ज्यादा मशक्कत, मेहनत और संसाधन लगाने के बाद आपके पास पहुंचा है। भाई इस पानी को कहीं से उठाया गया होगा, उसको लिफ्ट किया गया होगा, आपके तक लाया गया होगा, ट्रीट किया गया होगा, फिर आपकी पाइपलाइन तक पहुंचाया होगा, फिर आपके नल तक पहुंचा है। उसमें बहुत संसाधन लगा है, बहुत मेहनत लगी है सरकार की वहां तक पानी पहुंचाने में। बिल्कुल, तो उस पानी को अगर हम जाया करें, वेस्ट करें, तो मतलब वो एक तरह से ना बहुत ही ज्यादा दुखद बात होगी, क्योंकि ये पानी जितना है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका रखरखाव बेहतर कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं अपनी डिमांड को घटा कर। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, लेकिन जो वो कंजम्पटिव माइंडसेट जो है हमारा है, उससे थोड़ा सा हमें बाहर निकलना पड़ेगा और पानी को बचाने हमें चलना पड़ेगा। तो आप खुद ही देखेंगे कि अगर आप 1000 लीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अगर 600 पे अगर आप आ गए तो आप 400 लीटर पानी डेली एक घर से बचा रहे हैं। ठीक, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस घर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा फिर जो प्रदूषित पानी है उसका भी है कि प्लास्टिक का कचरा न फेंकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये आप एक बात समझ लीजिए, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट आउट की है और मैं एक बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी नदी या कोई भी तालाब अपने क्षेत्र का सबसे लो लाइंग एरिया होता है। लो लाइंग एरिया मतलब सबसे नीचे चलने वाली चीज है वो। नदी जो है सबसे लोएस्ट ड्रेन होती है क्षेत्र की। उसका मतलब ये है कि उसके कछारीय क्षेत्र में, उसके आसपास के एरिया में आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, अच्छी करेंगे तो, बुरी करेंगे तो, वो नदी रिफ्लेक्ट होगी। आपने अगर सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक पूरा क्षेत्र में बिखेर दिया, वो बरसात में या वो नालों के द्वारा होता हुआ नदी तक ही पहुंचना है, तो उसने नदी को ही मतलब बर्बाद करना है। और सिमिलरली तालाब के आसपास जितनी भी आप गंदगी देखते हैं, आप सोचते हैं मैंने कोई तालाब में थोड़ी फेंका, मैंने तो बहुत दूर फेंका है, आधा किलोमीटर दूर फेंका मैंने तो। जानते हैं कि हवा के साथ में, मिट्टी के साथ में बरसात होगी, वो होता हुआ सबसे नीचे जो जगह है वहां पहुंचेगा, नीचे में आपका तालाब होगा या नदी होगी, उसने वहीं पहुंचना है। इट विल लैंड अप देयर, वहीं पहुंचेगा और कहीं नहीं जाएगा। तो आप जाने अनजाने होते हुए आपने नदी और तालाब को बुरी तरह प्रदूषित कर रहे हैं। तो इसलिए सॉलिड वेस्ट जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। ये खाली आपके पर्यावरण से तो बिल्कुल संबंधित है ही, क्योंकि आप वहां रह रहे हैं, आप उसकी गंध देखेंगे, आप उसका आसपास पड़ा हुआ देखने में बुरा लगेगा आपको। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि ये आसपास के जितने भी हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, जितने भी जल संसाधन है, ये वहां पहुंचेगा और वहां से होता हुआ ये सीधा समुद्र तक पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसके अलावा जैसे आपने व्यक्तिगत तौर पे हम क्या कर सकते हैं, शहर के लोग, ये आपने बताया, गांव के लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका जो है वो इंडस्ट्री का है, वो होटल लाइन्स का है, और जो भी कचरा भी अगर नदी में जाता है तो वो पूरा, जैसे हमारे हल्द्वानी के आसपास एक कमोला धमोला एक गाँव है, वहाँ पे कोई फैक्ट्री है, तो अभी मालूम चला कि वहाँ के उस गाँव के लोग बहुत सारे कैंसरस डायग्नोस उनको हो रहा है। तो वो कचरा उनके खेतों तक पहुंच रहा है पानी के जरिए। तो ये भी एक समस्या है कि हम पेस्टिसाइड्स जो बह के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें दो चीजें हैं, जैसा मैंने आपको बताया पहले के रिवर हेल्थ असेसमेंट और वेटलैंड हेल्थ असेसमेंट, नदी का स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना या तालाब के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना, जहां समाज हमारा इतना जागरूक हो गया कि वो अपने आसपास की नदी, नाले या तालाब का असेसमेंट कर सके कि उसके जल की गुणवत्ता कैसी है, जहां वो समझ गए इस बात को, तो वो इस बात को अपने जो अथॉरिटीज हैं, जो साहब हम ये देख रहे हैं लगातार ये ऐसा पानी प्रदूषित है हमारे पास में, हमारे एरिया में, इसको सुधार करने के लिए हमारी मदद करें। भारत सरकार की तरफ से देखें और वही स्थिति राज्य सरकार की भी है कि उनके अलग अलग स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं जिसके अंतर्गत इन सब चीजों पे
जिन सब चीजों को एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन यह है कि चूंकि जागरूकता का अभाव रहता है, हमें मालूम नहीं होता कि राइट प्लेटफॉर्म कहाँ है जहां इस बात को हम लोग रखें, उस वजह से ये सब होता है। तो जरूरत होगी हम अपने जल स्रोतों को पहचानें, उनकी पहचान करें और उनकी जो उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी हेल्थ स्टेटस है, उसको समझने की कोशिश करें। इसके लिए एक मुहिम की जरूरत होगी, एक कैंपेन की जरूरत होगी। करते हैं जहां जहां कार्यक्रम चल रहे हैं, हम लोग एक रिवर हेल्थ असेसमेंट की एक हमने मोबाइल किट बना रखी है, जो एक और संस्था है जिन्होंने इसको असल में बनाया था, तो लोगों को एम्पावर करने के लिए कि वो अपने जल स्रोतों की जो गुणवत्ता है उसको समझ सकें। तो हम वो किट जो है, वो किट उन गाँव में, उन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को दे देते हैं और उनको समझाते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि कैसे आप स्वस्थ आंकलन करेंगे अपनी नदी का या तालाब का, और उसके हिसाब से वो लोग उस काम को करते रहते हैं। हमारे लोग समय समय पे जाके उन लोगों को जानकारी देते रहते हैं और ट्रेनिंग देते रहते हैं और उनकी जो भी समस्याएं आती हैं उनको सुनते रहते हैं। जैसे अभी मैं बदनगाद नदी की बात करूं, जो मारचूला में हमारी रामगंगा में मिल रही है, हम लोग इस नदी पे कुछ कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं। अभी मेरे साथी यहाँ विजिट किए थे और हमने 2 समूहों को यहाँ पे रिवर हेल्थ असेसमेंट की किट प्रोवाइड की है और उनको ट्रेनिंग दी है कि ये कैसे आप आंकलन करेंगे इस चीज का। सो धीरे धीरे ये चीजें होती हैं, बट ये कि अब अगर आप बात करें WWF की, तो WWF एक संस्था होते हुए उसकी एक लिमिटेड रीच है। इस कार्यक्रम को वृहद स्तर पे ले जाने की जरूरत होती है। तो अगर जो हम मारचूला में या बदनगाद में शुरू कर रहे हैं, लोगों को उसमें वैल्यू नजर आएगी, उसमें अगर फायदे नजर आएंगे तो वो इस चीज की मांग और जगह भी करेंगे। तो इस तरह से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है क्लाइमेट चेंज और तमाम जल प्रबंधन पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अंत में चलते चलते, क्योंकि विश्व रेडियो दिवस है और हम बात कर रहे हैं कि इन सब के लिए रेडियो क्या भूमिका अदा कर सकता है, तो सर चलते चलते आप बताइए कि रेडियो कहाँ कहाँ किस किस तरह की पहल कर सकता है। जो ये अभियान आपने चलाए हैं, इसमें कैसे रेडियो मदद करे, इस पर कुछ बताएं। रेडियो, जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया था कि एक बहुत इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल माध्यम है लोगों तक पहुंचने का। अब जैसे आप हमारी बात करें या हमारे जैसे लोगों की बात करें जो पूरी तरह से साइंटिफिक वर्क में लगे रहते हैं, वैज्ञानिक कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत सी हमारी फाइंडिंग्स हैं या बहुत से हमारे जितने भी हमने काम किए हैं, वो शोध जो है उसका लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि WWF जो है बिलीव करता है रिसर्च में, उस तरह की रिसर्च में जो सीधी सीधी हमारे जीवन पे असर डालती है और हमारे संसाधनों पे असर डालती है, जो सीधा सीधा पर्यावरण के संरक्षण पे असर डालती है। तो हमने जो भी रिसर्च के काम करने हैं, वो काम अगर हमारे लोगों तक नहीं पहुंच सक रहे हैं, तो यानी कि हमारी रिसर्च अधूरी है। या हम जमीनी स्तर पे कोई अगर बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, तो वो रिसर्च हमारी अधूरी है। और वहां पर जरूरत है कि जो हमारे कम्युनिकेशन के मीडियम है, जैसे रेडियो है, वो एक बहुत सशक्त भूमिका का रोल प्ले कर सकता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, रिवर हेल्थ असेसमेंट की मैंने बात की, अभी आपके श्रोता खाली इसको सुनेंगे, उनको लगेगा यार ये क्या मुसीबत है, ये कुछ नई बात बताई है पर हमें समझ नहीं आ रहा है ये होता क्या है और कैसे करते हैं इसको। तो कभी विशेषज्ञ सेशन आपके यहाँ आकर कर सकते हैं, जिससे लोगों को उसके बारे में जानकारी हो। और ये तो देखिए एक वो कहते हैं ना कि नेटवर्किंग एक्सरसाइज है। अब जैसे आपसे श्रोता आपके जुड़े हुए हैं, श्रोता आपके पास बात लेकर आएंगे, जी ये आपने ये बात हमें उस सेशन में बताई थी, लेकिन ये बात के बारे में हम विस्तार से समझना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में समझना चाहते हैं। तो आप फिर उसके पास पहुंचे, उस विशेषज्ञ के पास पहुंचेंगे, वो आपको जोड़ देगा उस चीज के साथ में जो उनको चाहिए। तो इस तरह से जो सूचनाओं का और जानकारी का जो आदान प्रदान है, वो करने के लिए रेडियो एक बहुत उपयुक्त साधन है। और मेरा तो ये भी मानना है, मैं एक स्टेप इसमें और आगे बोलूंगा कि खाली अवेयरनेस या आदान प्रदान नहीं, आप वो रोल भी प्ले कर सकते हैं जहां आप लोगों का बिहेवियर चेंज करने की बात करें। मतलब कि कुछ मैसेजिंग आप और हमारे नेचर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, पर्यावरण संरक्षण की संस्थाएं होती हैं, मिलकर हम लोग कुछ मैसेजिंग डेवलप करें, 8-10 मैसेज डेवलप करें। वो मैसेजिंग जो है आप लोग रेगुलरली ब्रॉडकास्ट करें, लोगों को बताएं, उसके बारे में जानकारी दें, उस अवेयरनेस को फैलाते रहें। और फिर उससे रिलेटेड आप कुछ प्रोग्राम रख सकते हैं कि अच्छा आज किसने कितनी बचत की पानी की, आज किसने कितना अच्छा काम किया पर्यावरण में प्रदूषण को बचाने का, तो उसके ऊपर आप लोग
कर सकते हैं। और उससे क्या है कि लोगों में खाली जागरूकता ही नहीं आएगी, उनमें उत्सुकता इस बात की भी आएगी कि यार अगली बार मेरे को भी रेडियो पे आना है, मैडम के साथ मुझे भी बात करनी है और मुझे भी बताना है कि मैं अपने क्षेत्र में क्या कर रहा हूँ। तो वो जो एक मैसेज होगा वो आपके सभी श्रोताओं तक पहुंचेगा। तो उससे क्या होगा कि उससे वो बात फैलती चली जाएगी और बदलाव के लिए लोगों का सहयोग आपको पता चला जाएगा। जी जी जी, तो बहुत ही शानदार आपने एक पूरा चेन बना के दे दी है कि कैसे कैसे काम करना है। और ये सामुदायिक रेडियो है तो इसकी एक खूबसूरती और बढ़ जाती है कि ये पूरी तरह से जनता का रेडियो है। उसमें उपभोक्ता नहीं है, जो जनता है वो खुद उत्पादक भी है, उसी ने ये प्रोग्राम्स बनाने हैं और पहुंच है जनता तक हमारी, तो ये और आसान हो जाएगा। इसके अलावा सर सेमिनार, गोष्ठी या इस तरह के विश्वविद्यालयों में भी इस तरह के कैंपेन हम लोग चला सकते हैं ना? जी बिल्कुल करते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारी WWF की अगर आप बात करें तो हमारी जो एक्सपर्टीज है, हमारे यहाँ जो अपने विशेषज्ञ हैं, उनकी एक काफी लंबी चौड़ी श्रृंखला है। वो ऑलमोस्ट हर मुद्दे पे ये लोग काम करते रहे हैं, हम लोग सभी जुड़े रहे हैं। और हम लोग इस बात के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस या जो हमारे एजुकेशनल संस्थान हैं ये इस तरह के कार्यक्रम करें तो हम लोगों को बताएं, तो हम लोग बिल्कुल वहां आकर अपनी बात को रखना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे। क्योंकि हमारा यही मानना है कि जो भी जानकारी हम लोगों ने शोध द्वारा अर्जित की है या जो काम करके है, वो अगर हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो उस जानकारी का मतलब जो असली मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा हमारा। तो इसलिए हम बिल्कुल इच्छुक रहेंगे और आई विल ऑलवेज लुक टू यू एंड योर रेडियो स्टेशन कि कभी भी आपको इस तरह की कोई मतलब अपॉर्चुनिटी बने तो मैं और मेरे साथी लोग पूरी तरह से हम लोग उससे जुड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जी बिल्कुल, और ये कोई एक दिन का मसला नहीं है, ये पूरे साल तो इस पूरे साल तो ये कार्यक्रम चलेंगे ही क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और पूरे हमेशा भी, क्योंकि अभी पहला कर्तव्य हम सबका है कि हम इस धरती को बचाएं, तभी हम बचेंगे। तो बहुत शुक्रिया सर, इतना कीमती वक्त आपने दिया और इतनी शानदार बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।